नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है इज्जत की मौत। जब वह छोटी थी तो माँ यह कहकर उसे बहला दिया करती थी कि पापा परदेश में नौकरी कर रहे हैं और उसके लिए ढेर सारा पैसा लेकर आएंगे। लेकिन मायरा अब बड़ी हो गई थी और स्कूल जाने लगी थी। एक बार मायरा ने माँ से कहा, मम्मी, ना तो पापा खुद आते हैं ना ही कभी उनका फ़ोन आता है, क्या वे हमसे नाराज हैं? मायरा के इस सवाल पर फरीदा कहती, नहीं बेटी, तुम्हारे पापा तो दुनिया में सबसे अच्छे पापा हैं। वे हम लोगों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वे जहाँ नौकरी करते हैं वहाँ छुट्टी नहीं मिलती है, इसलिए आ नहीं पाते। माँ की बातों से मायरा को तसल्ली तो मिल जाती, लेकिन पिता की याद कम नहीं हो पाती थी। समय हवा के झोंके की तरह बीतता रहा। मायरा अब 5वीं कक्षा की एक समझदार बच्ची बन चुकी थी। एक दिन स्कूल की छुट्टी के समय मायरा ने देखा कि उसके स्कूल की एक छात्रा सुमन ने दौड़कर अपने पापा के गले से लिपटकर कहा कि आज हम पहले आइसक्रीम खाएंगे, उसके बाद घर जाएंगे। यह देखकर मायरा को अपने पापा की बहुत याद आई। वह स्कूल से घर आई तो बगैर कुछ खाए पिए सीधे अपने कमरे में जाकर लेट गई। घर के काम निपटाकर फरीदा मायरा के पास आकर बैठ गई और उसके काले खूबसूरत बालों में हाथ से कंघी करते हुए पूछा, क्या बात है, आज हमारी बेटी कुछ उदास लग रही है? फरीदा का इतना पूछना था कि मायरा फपक कर रो पड़ी। मम्मी, आप मुझसे झूठ बोलती हैं ना कि पापा दुबई में नौकरी करते हैं? अगर वे दुबई में हैं तो फ़ोन पर हम लोगों से बात क्यों नहीं करते हैं? अब फरीदा के लिए सच्चाई को छिपाकर रख पाना बहुत मुश्किल हो गया। अच्छा, पहले तुम खाना खा लो, आज मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगी। कहते हुए फरीदा मायरा के लिए खाना लेने चली गई। जब फरीदा खाना लेकर कमरे में आई तो मायरा ने उनसे कहा, मम्मी, आपको पापा के बारे में जो कुछ बताना है बताती जाइए, मैं खाना खाती हूँ। बेटी, तुम्हारे पापा इंजीनियर थे और दुबई में नौकरी करते थे। मैं भी उन्हीं के साथ रहती थी। मम्मी, आप बार बार थे शब्द का क्यों इस्तेमाल कर रही हैं? क्या पापा अब इस दुनिया में नहीं है? इतना कहकर वह रोने लगी। नहीं बेटी, पापा जिंदा हैं। मायरा तुरंत आंसू पोंछकर चुप हो गई। उसे डर था कि कहीं मम्मी सच्चाई बताए बगैर चली ना जाए। फरीदा ने बात का सिलसिला फिर से शुरू करते हुए कहा, 12 साल पहले की बात है, जब तुम्हारे पापा और मैं दुबई से भारत आए थे। हम दोनों ही बहुत खुश थे, लेकिन हमें क्या पता था कि इसके बाद हम सब एक ऐसी मुसीबत में पड़ जाएंगे जिससे छुटकारा पाना नामुमकिन हो जाएगा। शहर में दंगा हो गया। हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। जैसे तैसे करके जब दंगा थोड़ा थमा तो हम दुबई जाने के लिए तैयार हो गए। यह भी एक अजीब इत्तेफाक था कि जिस दिन हमारी फ्लाइट थी उसी दिन शहर में बम धमाके हो गए। इसमें काफ़ी लोगों की जानें चली गईं। हम लोग दुबई तो पहुंच गए, लेकिन भारत से आने वाली हर खबर बड़ी संगीन थी। बम धमाकों के अपराधियों में तुम्हारे पापा का नाम भी आ रहा था। तुम्हारे पापा को यह बात नामंजूर थी कि उन्हें कोई देशद्रोही या आतंकवादी समझे। उन्होंने किसी तरह भारत में रहने वाले अपने घर परिवार और दोस्तों के जरिए पुलिस तक यह बात पहुंचाई कि वे बेकसूर हैं और अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए भारत आना चाहते हैं। कुछ दिनों के बाद तुम्हारे पापा भारत आ गए। फिर वही हुआ जिसका डर था। पुलिस ने हाथ आए तुम्हारे बेगुनाह मासूम पापा को उन पर बम धमाकों का मास्टरमाइंड बनाकर जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। पिछले 12 सालों से तुम्हारे पापा जेल में हैं। इतना कहकर फरीदा फूट फूट कर रोने लगी। मायरा ने किसी संजीदा शख्स की तरह पूछा, क्या मैं अपने पापा से मिल सकती हूँ? हाँ बेटी,
जरूर मिल सकती हो, फरीदा ने जवाब दिया। मैं हर रविवार को तुम्हारे पापा से मिलने जेल जाती हूँ। अब तुम भी मेरे साथ चल सकती हो। 12 साल की बेटी जब सामने आई तो शब्बीर ने अपना चेहरा छुपा लिया। अपनी बेटी के सामने वे एक अपराधी की तरह जेल की सलाखों के पीछे खड़े होकर जमीन में धंसे जा रहे थे। पापा, क्या आप सचमुच अपराधी हैं? मायरा के इस सवाल पर शब्बीर घबरा गए। बेटी, तुम्हारे पापा बेकसूर हैं। उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया है। बस हालात ने जेल की सलाखों के पीछे लाकर खड़ा कर दिया है। इतना कहकर शब्बीर बेटी की तरफ देखने लगे। पापा, आप निश्चिंत हो जाइए। चाहे सारी दुनिया आपको अपराधी समझे, पर बेटी की नज़र में आप एक ईमानदार नागरिक और देशभक्त रहेंगे। अब मायरा हर रविवार को अपने पापा से मिलने जेल जाने लगी। वह जब भी पापा से मिलने जाती तो उनकी पसंद की खाने की कोई न कोई चीज़ बनाकर ले जाती और अपने हाथों से खिलाती। बाप बेटी की इस मुलाकात को 10 साल और गुजर गए। 22 साल की मायरा अब स्कूल से निकलकर कॉलेज में जाने लगी थी। पिछले 10 सालों से जेल का पूरा स्टाफ पिता और बेटी की मोहब्बत भरा मेल मिलाप बड़े शौक से देखता चला आ रहा था। शब्बीर ने अपनी जिंदगी के 22 साल जेल में कुछ इस तरह बिता दिए कि दुश्मन भी दोस्त बन जाएं। अनपढ़ कैदियों को पढ़ाना, बीमार कैदियों की सेवा करना व जरूरतमंद कैदियों की मदद करने की आदत ने उन्हें जेल में मशहूर बना दिया था। कानून अंधा होता है, यह सिर्फ कहावत नहीं बल्कि सच भी है। वह उतना ही देखता है जितना उसे दिखाया जाता है। कानून के रखवालों ने शब्बीर को एक आतंकवादी बनाकर पेश किया था। उनके खिलाफ जो ताना बाना बुना गया था वह इतना मजबूत था कि इस अपराध से छुटकारा पाना उनके लिए नामुमकिन हो गया। वैसे भी जिस पर आतंकवाद का ठप्पा लग जाए फिर उसकी सुनता कौन है। शब्बीर के साथ मुल्क के नामी ग्रामी वकील थे, लेकिन सब मिलकर भी उसे बेगुनाह साबित करने में नाकाम रहे। निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने मौत की सजा को बरकरार रखा। मायरा और फरीदा की दया की अपील को राष्ट्रपति महोदय ने भी ठुकरा दिया। फांसी की तारीख तय हो गई। सुबह 4 बजे शब्बीर को फांसी दी जानी थी। मायरा और फरीदा के साथ जेल के कैदी भी उदास थे। फरीदा और मायरा आखिरी दीदार के लिए शब्बीर की कोठरी में भेजे गए। बेटी और बीवी को देख शब्बीर की आंखों की वीरानी और बढ़ गई। मायरा ने बाप की हालत देखकर कहा, पापा, आपकी मौत का हम लोग जश्न मनाएंगे। लीजिए, आखिरी बार बेटी के हाथ की बनी खीर खा लीजिए। शब्बीर एक फीकी मुस्कुराहट के साथ करीब आए तो मायरा ने अपने हाथों से उन्हें खीर खिलाई। 2 चम्मच खीर खाने के बाद ही शब्बीर का चेहरा नीला पड़ने लगा। मुंह से खून की उल्टी शुरू हो गई। शब्बीर को उल्टी करते देख जहां फरीदा घबरा गई वहीं मायरा ने मुस्कुराते हुए कहा, पापा, आपकी बेगुनाही तो साबित ना कर सकी, लेकिन आपको फांसी से बचा लिया। अब दुनिया यह ना कह सकेगी कि आतंकवाद के अपराध में शब्बीर को फांसी पर लटका दिया गया। आपको इज्जत की जिंदगी तो ना मिल सकी, पर हाँ, इज्जत की मौत जरूर मिल गई। फरीदा की चीख सुनकर जब तक पहरेदार शब्बीर की खबर लेते, तभी मायरा ने भी जहरीली खीर के 2 चम्मच खा लिए। जेल की उस काल कोठरी में अब 2 लाशें पड़ी थी। एक को अदालत ने आतंकवादी होने की उपाधि दी थी, तो दूसरी को समाज ने आतंकवादी की बेटी करार दिया था। दोनों ही समाज और दुनिया से अब आज़ाद हो चुके थे। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।